जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BEDSV 101 मूल्य परक शिक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसके इसके अदर पार्ट्स आएंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने आपके बुक से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी क्वेश्चन लगभग जो है 20 से 25 क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उनको उसे आप लोग जो है हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं इस गेस्ट पेपर को। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अब जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली क्या करें, गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सर्च कोड का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपका जो पेपर कोड है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो BEDSV 101। तो जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका गैस पेपर आ जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, बाय नाउ के बटन पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय समाज में विद्यमान किन्हीं दो सामाजिक विकृतियों की चर्चा कीजिए। यानी कि हमारे समाज में देखिए बहुत सारी विकृतियां हैं, लेकिन उसमें से कोई आपको दो है यहाँ पर बतानी है। तो भारतीय समाज में कई सामाजिक विकृतियां मौजूद हैं जो समाज की प्रगति में बाधा बनती हैं। इनमें से जो दो सामाजिक विकृतियां हैं वो है दहेज प्रथा और जातिवाद। देखिए जो भी समाज में हमारी विकृतियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो है समाज की प्रकृति यानी कि जो है प्रकृति में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दहेज प्रथा के बारे में, यानी कि डाउरी सिस्टम के बारे में। तो दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक बुराई है। इसमें विवाह के समय लड़की के परिवार से लड़के के परिवार को धन सामान वाहन जमीन आदि दिया जाता है। यह प्रथा जो है समाज में स्त्रियों की स्थिति को कमजोर बनाती है। दहेज की मांग के कारण कई बार विवाह रुक जाते हैं या टूट जाते हैं। कई बार लड़कियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कुछ मामलों में दहेज न मिलने पर उनकी हत्या तक कर दी जाती है। इससे न सिर्फ परिवार प्रभावित होता है बल्कि पूरे समाज पर जो है बुरा असर पड़ता है। दहेज प्रथा के कारण लड़कियों को बोझ समझा जाने लगता है। कई गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया है, लेकिन इसका पालन जो है ठीक से नहीं होता है। अभी भी हमारे समाज में जो है डाउरी सिस्टम जो है खुलेआम चल रहा है, कानून बना हुआ है, फिर भी जो हमारे समाज में जो दहेज प्रथा है वो अभी भी खुलेआम चल रही है। तो दहेज प्रथा में होता क्या है, कई कई बार क्या होता है विवाह रुक जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं और कई बार लड़कियों को जो है मानसिक या शारीरिक रूप से जो है प्रताड़ना भी किया जाता है कि आपके परिवार वालों ने दहेज नहीं दिया। लड़की को क्या, जब लड़की शादी करके घर पे आती है तो लड़की को क्या किया जाता है, लड़की को वहां पर जो है प्रताड़ित किया जाता है कि आपके घर वालों ने इतना दहेज नहीं दिया, जाओ घर से दहेज लेके आओ। और यहाँ तक कि क्या होता है, उनकी हत्या तक कर दी जाती है। या फिर वो खुद लड़की जो होती है खुद आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है और वे अपने घर वालों से वो बात कह नहीं सकती हैं। तो यहाँ पर वो क्या करती है, खुद आत्महत्या भी कर लेती हैं या फिर जो है उनके परिवार वाले उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है सिर्फ परिवार ही प्रभावित नहीं होता है बल्कि पूरे समाज पर जो है बुरा असर पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं जातिवाद पर। तो जातिवाद भी भारतीय समाज की एक गहरी सामाजिक बुराई है। यह लोगों को जातियों के आधार पर ऊंच नीच में बांटता है। जातिवाद के कारण समाज में भेदभाव, असमानता और हिंसा बढ़ती है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में जातियां बनी हुई हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाद में ये जातियां हजारों उपजातियों में बढ़ गईं। इससे समाज में ऊंच नीच की भावना पनपने लगी। आज भी कई जगहों पर निम्न जातियों के लोगों को मंदिरों, कुओं और होटलों या स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दलितों और पिछड़े वर्गों को समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाता है। सरकार ने जातिवाद खत्म करने के लिए आरक्षण व्यवस्था, जाति आधारित भेदभाव विरोधी कानून आदि बनाए हैं, परंतु सामाजिक स्तर पर अब भी सुधार की जरूरत है। तो यहाँ पर जातिवाद भी एक समाज की गहरी बुराई है जो लोगों को क्या करती है, जातिवाद जातियों के आधार पर बांटती है। जातिवाद के कारण जो है समाज में भेदभाव, असमानता और हिंसा बढ़ती है।
प्राचीन काल से भारतीय समाज जातियों में बटा था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाद में जातियां कई हजारों उपजातियों में बढ़ गईं। इससे समाज में ऊंच नीच की भावना पनपने लगी। कहीं कहीं जगह पर देखिए, निम्न जातियों लोगों को मंदिरों में या फिर कुओं या होटलों या स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, वहां पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर जो दलितों और पिछड़े वर्गों को समाज में बराबरी का अधिकार भी नहीं मिल पाता है। सरकार ने इसको खत्म करने के आरक्षण की व्यवस्था भी लाई है, जाति आधारित भेदभाव विरोधी कानून भी बनाया है। परंतु सामाजिक स्तर पर जो है ये कानून अभी भी इतने प्रभावी नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो दहेज प्रथा और जातिवाद जैसी सामाजिक विकृतियां भारतीय समाज को अंदर से खोखला बना रही हैं। इन्हें खत्म करने के लिए सिर्फ कानून ही बल्कि समाज की सोच में बदलाव लाना जरूरी है। जब तक लोग स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक ये बुराइयां बनी रहेंगी। हमें मिलकर एक समान, न्यायपूर्ण और समता मूलक समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि समाज में कोई दो बुराइयां यहाँ पर हमको बतानी थी जो समाज में व्याप्त हैं। तो हमने इसमें दहेज प्रथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण जो है कभी कभी लड़कियों को आत्महत्या तक करना पड़ जाता है। इसके बाद जातिवाद हमने देखा, जातिवाद में लोगों को मंदिरों, कुओं या होटलों में, स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पर देखी, तो हमारा पहला क्वेश्चन कवर हो गया है। अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहां पर जो है आप लोगों को अपडेट मिलती रहती, साथ में इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाती है। इसके बाद है शिक्षा और मूल्य शिक्षा के बीच क्या संबंध है। तो शिक्षा का मतलब है ज्ञान, समझ, कौशल और अनुभव का विकास करना। ज्ञान शिक्षा का मतलब क्या है? ज्ञान, समझ और कौशल का विकास का अनुभव करना। यह व्यक्ति को सोचने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता देता है। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। अब देखते हैं मूल्य शिक्षा क्या है। तो मूल्य शिक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है अच्छे गुणों, नैतिकता और मानवीय मूल्यों को जीवन में अपनाना, जैसे ईमानदारी, सहानुभूति, सहयोग, अनुशासन, देशभक्ति, दया और जिम्मेदार आदि। मूल्य जो शिक्षा होती है बच्चों और युवाओं को एक अच्छा इंसान बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जो मूल्य शिक्षा है वो शिक्षा का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें क्या होता है, इसमें अच्छे गुणों, नैतिकता और मानवीय मूल्यों को जीवन में अपनाना सिखाया जाता है, जैसे ईमानदारी, सहानुभूति, सहयोग, अनुशासन, देशभक्ति, दया और जिम्मेदार आदि। मूल्य जो शिक्षा होती है वो बच्चों और युवाओं को एक अच्छा इंसान बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। आप देखते हैं शिक्षा और मूल्य शिक्षा के बीच क्या संबंध है। तो शिक्षा और मूल्य शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन उसमें नैतिक मूल्य नहीं है तो वह अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति नैतिक है लेकिन शिक्षित नहीं है तो वह समाज में पूरी तरह से योगदान नहीं दे पाएगा। इसलिए दोनों का संतुलन होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपको शिक्षा के साथ जो है मूल्य शिक्षा भी आपके पास होनी चाहिए। शिक्षा बिना मूल्यों की शिक्षा अधूरी है। स्कूल और कॉलेज में हमें गणित, विज्ञान, इतिहास जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अगर हमें यह न सिखाया जाए कि दूसरों की मदद कैसे करें, झूठ ना बोलें और सही रास्ता कैसे चुनें, तो हमारी शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। मूल्य शिक्षा व्यक्ति के अंदर मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक जिम्मेदारियों को जागृत करती है। यह समाज में शांति, एकता, सहयोग को बढ़ावा देती है। जब शिक्षा के साथ मूल्य शिक्षा को भी जोड़ा जाता है तो इससे ऐसे नागरिक तैयार होते हैं जो न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान देते हैं। तो यहाँ पर जो मूल्य शिक्षा है और जो शिक्षा है वो एक दूसरे के पूरक है। अगर कोई व्यक्ति मान ली पढ़ा लिखा है लेकिन उसमें नैतिक मूल्य नहीं, मतलब कि उसको ये पता नहीं कि ज्ञान का हमें कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कहाँ पर नहीं करना है, तो जो उसने ज्ञान अर्जित किया वो बेकार है। तो वहीं अगर हम लोग, कोई व्यक्ति नैतिक है लेकिन उसको समाज का ज्ञान नहीं है, तो ये क्या करेगा, वो शिक्षित नहीं है तो वह समाज में पूरी तरह अपना योगदान नहीं दे पाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, शिक्षा और मूल्य शिक्षा में जो संतुलन होना चाहिए, यानी कि आपको दोनों चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो शिक्षा और मूल्य शिक्षा का गहरा संबंध है। एक अच्छी शिक्षा वह मानी जाती है जो व्यक्ति को ज्ञान के साथ साथ अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य भी प्रदान करे। इसलिए हमें शिक्षा के साथ साथ मूल्य शिक्षा को भी उतना ही महत्व देना चाहिए ताकि एक सशक्त, संवेदनशील और नैतिक समाज का निर्माण हो सके। यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन कवर किया। दूसरा प्रश्न हमारा क्या था, शिक्षा और मूल्य शिक्षा में क्या संबंध है। तो हमने पहले देखा शिक्षा का मतलब क्या है, फिर हमने देखा मूल्य शिक्षा का मतलब क्या है, इसके बाद हमने देखा दोनों में संबंध क्या है। इसके बाद हमने निष्कर्ष लिख दिया, हमारा उत्तर समाप्त हो गया। अब चलते हैं, तीसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा है, नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में क्या अंतर है। तो नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों ही मनुष्य के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
हालांकि ये दोनों शिक्षा के रूप में अलग है और इनका उद्देश्य भी भिन्न होता है। तो सबसे पहले देखते हैं नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा का मतलब है अच्छे बुरे, सही गलत, न्याय अन्याय की समझ देना। यह शिक्षा हमें जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, सहानुभूति, दया, अनुशासन, संयम और कर्तव्य जैसे गुण सिखाती है। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाना, जिससे वह समाज में मिलजुल कर रह सके और दूसरों की भावनाओं को समझे व उनका सम्मान करे। नैतिक शिक्षा किसी भी धर्म से जुड़ी नहीं होती है। यह सभी लोगों के लिए समान होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। स्कूलों में नैतिक कहानियां, उदाहरणों और व्यवहार के माध्यम से इसे सिखाया जाता है। तो यहाँ पर नैतिक शिक्षा का मतलब क्या है? नैतिक शिक्षा का मतलब है एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाना, उसमें जो है सच्चाई, ईमानदारी, सहानुभूति, दया जैसे गुणों का जो है पालन करना। ठीक है। इसके बाद है धार्मिक शिक्षा क्या है। तो धार्मिक शिक्षा का संबंध किसी विशेष धर्म से होता है। यह शिक्षा धर्म के नियमों, ग्रंथों, परंपराओं और पूजा पद्धतियों को सिखाती है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में गीता, रामायण, इस्लाम में कुरान, ईसाई धर्म में बाइबल पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा का संबंध क्या होता है? किसी विशेष धर्म से होता है। यहाँ पर शिक्षा में धर्म के नियमों, ग्रंथों और परंपराओं और पूजा पद्धतियों को सिखाया जाता है। धार्मिक शिक्षा से व्यक्ति अपने धर्म की जानकारी पाता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मजबूत बनता है। यह विश्वास, पूजा और आत्मा के विकास की बात करती है। धार्मिक शिक्षा अक्सर धार्मिक स्थलों या विशेष स्कूलों में दी जाती है। यानी कि धार्मिक शिक्षा होती है वो धार्मिक स्थलों में दी जाती है या फिर कोई विशेष स्कूल होते हैं उनमें दी जाती है। अब इनमें मुख्य अंतर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है अच्छा इंसान बनाना। इसका उद्देश्य होता है धर्म के नियमों को समझाना। इसके बाद इसका आधार, तो इसका आधार होता है सामाजिक मूल्य और इसका आधार होता है धार्मिक ग्रंथ और विश्वास। धर्म से संबंध देखें तो किसी धर्म से जुड़ा नहीं होता है धर्म नैतिक शिक्षा, और ये जो धार्मिक शिक्षा होती है किसी विशेष धर्म से जुड़ी होती है। शिक्षा का सूत्र देखें तो यहाँ पर देखिए स्कूल जो है क्षेत्र, समाज, परिवार, यानी कि शिक्षा का क्षेत्र क्या है? स्कूल में भी सिखाई जाती है नैतिक शिक्षा, समाज में भी सिखाई जाती है और परिवार में सिखाई जाती है। अगर धार्मिक शिक्षा की बात करें तो ये मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि में सिखाई जाती है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो नैतिक और धार्मिक शिक्षा दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। नैतिक शिक्षा व्यक्ति को समाज में सही ढंग से जीना सिखाती है, जबकि धार्मिक शिक्षा उसे अपने धर्म और आध्यात्म से जोड़ती है। आज के समय में दोनों का संतुलित विकास आवश्यक है ताकि इंसान न केवल अच्छा नागरिक बने बल्कि अपने धर्म और संस्कृति को भी समझे और उसका सम्मान करे। तो यहाँ पर हमने देखा कि नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में क्या अंतर है। तो नैतिक शिक्षा क्या कहते हैं? व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाती है, उसमें जो है सच्चाई, ईमानदारी, सहानुभूति जैसे जो है गुण उसमें भरती है। अब बात करें धार्मिक शिक्षा की। धार्मिक शिक्षा क्या करती है? ये जो हमको धर्म के नियमों, ग्रंथों और परंपराओं के बारे में जानकारी देती है। उदाहरण के जैसे हिंदू धर्म में गीता, रामायण और इस्लाम में कुरान वगैरह होते हैं। धार्मिक शिक्षा से व्यक्ति अपने धर्म की जानकारी पाता है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो है मजबूत बनता है। यह विश्वास, पूजा और आत्मा के विकास की बात करती है। अंतर देखा आपने, इसके बाद निष्कर्ष लिखा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। अब हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न है, भारत में बहुसांस्कृतिक समाज में रहने की चुनौतियां क्या है? यानी कि देखिए भारत तो एक बहुसांस्कृतिक समाज है, तो इसमें रहते समय इसमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है जहां अनेक धर्म, जातियां, भाषाएं, रीति रिवाज और परंपराएं एक साथ मौजूद हैं। यह विविधता भारत की पहचान है, लेकिन इसी के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं। बहुसांस्कृतिक समाज में रहना जितना सुंदर है उतना ही जटिल भी हो सकता है। जैसे सांस्कृतिक टकराव, यानी कि दो लोग, यानी कि मान लीजिए दो धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? उनकी जो संस्कृति, उनके बीच टकराव हो सकता है। अलग अलग संस्कृतियों की मान्यताएं, जीवन शैली और सोच में फर्क होता है। जब ये अंतर अधिक हो जाते हैं तो उनके बीच मतभेद और टकराव होने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र के लोगों को अजीब या अस्वीकार लग सकती है। इसके बाद भाषाई समस्या हो सकती है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। कई बार भाषा ना समझ पाने की वजह से लोगों के बीच गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, जिससे आपसी संबंध कमजोर हो जाते हैं। जैसे वर्तमान में मराठी को लेकर जो चल रही है, विवाद चल रहा है, वो इसी के कारण हो रहा है। इसके बाद सामाजिक भेदभाव। तो धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर लोगों को कमतर समझने की प्रवृत्ति भी एक बड़ी चुनौती है। कई बार यह भेदभाव शिक्षा, नौकरी और अन्य सुविधाओं में भी दिखाई देता है। इसके बाद राजनीतिक दुरुपयोग। तो राजनीति में कई बार सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके वोट बैंक के लिए किया जाता है। इससे समाज में तनाव और जो है
विभाजन पैदा हो सकता है। यानी क्या करते हैं, राजनीति जो होते हैं नेता क्या करते हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को पैदा करके अपना वोट बैंक का काम करते हैं। इसके बाद एकता बनाए रखना, तो विविधता में एकता बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण काम है। अलग अलग समुदायों की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक साथ रहना आसान नहीं होता, खासकर जब किसी मुद्दे पर विरोधाभास हो, यानी कि जब किसी मुद्दे पर एक दूसरे के विरुद्ध हो, तो वहां पर इन दोनों लोगों को एक साथ रखना बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। इसके बाद पहचान का संकट, तो कई बार लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं। खासकर युवा वर्ग को यह तय करना मुश्किल होता है कि वे आधुनिकता को अपनाएं या फिर अपनी परंपरा को बचाए रखें। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, तो भारत में बहुत सांस्कृतिक समाज एक सुंदर मगर चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अगर हम एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान करें, संवाद बनाए रखें, सहनशीलता दिखाएं, तो ये विविधता हमारी ताकत बन सकती है। शिक्षा, जागरूकता और संवेदनशील नेतृत्व के जरिए हम इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं और एक समाज में जो है समरस की समाज की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारत में बहुसंख्यक समाज में रहने की चुनौतियां क्या है, सांस्कृतिक टकराव हो सकता है, भाषाई समस्या उत्पन्न होती है, सामाजिक भेदभाव देखने को मिलता है, राजनीतिक दुरुपयोग होता है, एकता बनाए रखने में कठिनाई होती है, पहचान का संकट भी उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीजें जो है सांस्कृतिक समाज में जो है देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर टोटल हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।